हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। और हम लोग अभी तक सारे कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आपका मैथ्स का कोर्स चल रहा है, रीजनिंग चल रही है आपकी, जीएस चल रहा है आपका और जनरल अवेयरनेस भी चल रहा है आपका। तो प्लीज पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और लास्ट मैंने कमेंट्स देखे आप लोगों के, तो काफी ठीक ठाक कमेंट थे, अच्छे कमेंट्स थे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड कुछ लोग बोले सर हिंदी में लिखना, तो हिंदी में कोशिश करता हूँ जितने सारे टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स को हिंदी में लिखने की। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हम लोग लास्ट क्लास में लॉ ऑफ मोशन कर लिया है हमने, प्रिंसिपल ऑफ पैरेललोग्राम कर लिया है हमने, और हमने उन पे न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, है ना। तो आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कुछ इसी के आगे बढ़ने की, है ना। आज हम बात करते हैं वेक्टर की एडिशन की। ठीक है, वेक्टर की एडिशन की, यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर्स। यानी कि अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए एंड दैट इज वेक्टर बी। भाई वेक्टर तो समझते होंगे ना आप लोग, क्या होता है वेक्टर? वह वेक्टर मतलब होता है सदिश राशियां। सदिश राशियां वह होती हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। और स्केलर कौन सी होती है? वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग बोलते हैं सदिश राशियां और स्केलर को बोलते हैं अदिश राशियां। ओके, तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर की, तो हम लिख देता हूं मैं वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं? इसमें मैग्नीट्यूड और क्या होता है आपका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैं बात करूं, अगर मैं दो वेक्टरों को जोड़ना है, ठीक है, अगर दो वेक्टरों को मैं जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? सपोज हम वेक्टर ए को वेक्टर बी से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए को अगर वेक्टर बी से जोड़ रहे हैं तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने यहां रखा। ठीक है, और फिर इसी वेक्टर को उठा के मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। इस वेक्टर को मैं उठा के यहां ट्रांसफर कर दूं, यानी कि ए वेक्टर यहां आ गया आपका। ठीक है, फिर इस वेक्टर की रो मतलब एरो है, जो इस वेक्टर की एरो से ही जो दूसरा वेक्टर है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी इस वेक्टर को उठाया, मैंने इस वेक्टर के एरो से इसका स्टार्टिंग पॉइंट ऐड कर दिया। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा यहां से, तो ये इसको ट्रांसफर कर दूं यहां से बी वेक्टर को, तो कुछ ऐसे आएगा। ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर। की बात समझ में आ रही है? एंड पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का एंडिंग पॉइंट, यानी कि जो इसका एरो एंड हो रहा है, ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा दोस्तों? रिजल्टेंट। अब आप लोग बताओ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, इसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि इसको सपोज हम लोग मान लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है? ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात समझाई मैंने क्यों समझाया है अभी आपको मालूम पड़ेगा आगे, क्योंकि आज का हमारा क्लास ही कुछ वेक्टर्स पे है। ठीक है, तो सम ऑफ टू वेक्टर आपने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे कि अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर है, अगर उनका मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं, तो अगर वो स्केलर क्वांटिटी आती है तो वो क्या कहलाता है? स्केलर वेक्टर। और अगर उनकी क्वांटिटी वेक्टर आती है तो वो क्या कहलाता है? आपका वेक्टर, है ना। मैं लिख देता हूं क्या कह रहा हूं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ two vector
if the product of two vector is scalar, then it will be a scalar quantity. क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड दूसरी बात लिख रहा हूं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, then is vector, then it will be a vector quantity. It will be a vector quantity, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके दोस्तों, ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। अब जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट भी। क्या बोलते हैं कभी कभी? डॉट प्रोडक्ट भी, यानी कि ए डॉट बी, ए डॉट बी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ए डॉट बी क्या होता है आपका? ए बी कॉस थीटा, एंड जो आपका वेक्टर होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या कहलाता है आपका? ए क्रॉस बी कहलाता है आपका ए बी साइन थीटा। क्या कहलाता है आपका? ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये कुछ छोटी सी चीज है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा इसका, यानी कि डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इसे, होता है ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं हम लोग ए बी साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड से हो जाता हूं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कुछ लोग, आप अभी हमारे दोस्त कुछ मैसेज कर रहे थे कि सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराते, तो प्लीज अभी आप टॉपिक फिनिश होने दो। मैं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 2 लेक्चर मेरे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही होंगे। अभी हम लोग पास काफी वक्त है, तो हम लोग इसीलिए पूरा सिलेबस धीरे धीरे आराम से फिनिश कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज परेशान मत होइए, ओके। कोई परेशानी वाली बात नहीं, हम सारा सिलेबस, सारा कोर्स खत्म करेंगे, आपके साथ यही है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल लॉ की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है? देखो ट्राइंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं ट्राइंगल में, यानी कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अगर उनकी 2 भुजाओं को, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को हम परिमाण तथा दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं, त्रिभुज की 2 भुजाओं को परिमाण तथा दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं, तो तीसरी भुजा, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा परिमाण तथा दिशा के रूप में, परिमाण तथा दिशा के रूप में उसके परिणामी को निरूपित करेगी, परंतु विपरीत दिशा में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मेरा कहने का मतलब यह है, इफ सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं कह रहा हूं कि इफ द 2 sides of a triangle is represented in magnitude and direction by the 2 sides of a triangle, then its third side will represent its resultant in magnitude and direction but in opposite direction। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज है ये आपका, ठीक है, ये त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा को एक वेक्टर के रूप में निरूपित किया मैंने, इसको मान लिया मैंने पी वेक्टर,
ठीक है, और इसको मान लिया मैंने सपोज क्यू वेक्टर। तो जो इसका परिणामी होगा वो तीसरा वेक्टर बताएगा, यानी कि जो थर्ड वेक्टर, थर्ड लाइन है इसकी, वो इसका क्या बताएगा, परिणामी, परंतु विपरीत दिशा में, परंतु विपरीत दिशा में। इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? नहीं आई? ठीक है, परंतु विपरीत दिशा में। अब ये बताओ विपरीत दिशा ये होगी? नहीं, बिल्कुल गलत आप लोगों ने बताया, इसीलिए मैंने जानबूझ के गलत बनाया। देखिए आप लोग तो चले जाएंगे ऐसे कि यहां से गए, ऐसे गए, और ये इसका परिणामी हो गया। मैंने क्या बोला, इसका परिणामी क्या होगा, इसकी विपरीत दिशा, यानी कि ये डायरेक्शन, ये इसका परिणामी बताएगा दोस्तों। ठीक है, ये क्या होगा आपका आर वेक्टर। क्या होगा दोस्तों, आर वेक्टर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ पे? यहाँ पे सपोज कोई ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है, मैं इसकी अगर लैंग्वेज लिखना चाहूं, लैंग्वेज लिख लो, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, if two sides of a triangle represented in magnitude and direction, if two sides of a triangle represented in magnitude and direction by two vectors, then third side of a triangle will be its resultant in magnitude and direction, but in opposite direction, ये लाइन याद रखना, ये पॉइंट, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या है दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लिख लीजिए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? ठीक है, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? हमारी डबल एस आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इंजीनियरिंग वाले वैसे हम लोग इंग्लिश का इतना ध्यान देते, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, किसका है? फोर्सेस का। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस ये कहता है, ये लॉ कहता है कि यदि कोई एक रिजिड बॉडी है, कोई एक रिजिड बॉडी है और उस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स P, ठीक है, यदि कोई रिजिड बॉडी है और इसको कोई अगर एक बल लग रहा है फोर्स P, तो यह फोर्स को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी। बात समझ में आई? इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हुई, ठीक, तो इस फोर्स को हम इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी निरूपित कर सकते हैं, उस जगह भी इसका वही इफेक्ट होगा जो इस जगह है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं इसको यहां पे ट्रांसफर करता हूं
तब भी इसका प्रभाव वही रहेगा जो यहाँ पे है, उतने ही परिमाण के साथ उसी दिशा में। इतनी बात समझ में आई? यानी इसको मैंने पॉइंट दे दिया पॉइंट ए, इसको मैंने पॉइंट दे दिया पॉइंट बी। कोई परेशानी किसी को नहीं, लेकिन इसके लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या है? बॉडी क्या होना चाहिए? रिजिड। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी किसके लिए लगता है? रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी में अगर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे हम उस फोर्स को रिप्लेस कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट के रूप में, आप लोग भी लिख लीजिए। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ a rigid body is unaltered if, क्या मैंने लिखा? रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है, इफ अ फोर्स acting on a body is replaced by another force of the same magnitude and direction, but acting anywhere on the body along the line of action of replaced force। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या बोला मैंने कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, स्टेट दो ही होंगी, रेस्ट और मोशन किसकी? रिजिड बॉडी की। इज अनअल्टर्ड मतलब स्टेट अपरिवर्तित रहती है उसकी, या तो स्थिर अवस्था में या गतिज अवस्था में रिजिड बॉडी की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। इफ अ फोर्स एक्टिंग बॉडी, यदि एक बल इस पे कार्य कर रहा है, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फोर्स, यदि दूसरे बल से इसे परिवर्तित किया जाए या हटाया जाए उसी परिमाण और उसी दिशा में, बट एक्टिंग एनीवेयर ऑन द बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिप्लेस्ड फोर्स, इसकी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं भी लगाया जाए तो उस बॉडी को उसका प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कोई दिक्कत? लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टर्म आया है रिजिड बॉडी। क्या आया? रिजिड बॉडी। तो हम बात कर लेते हैं कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्म बॉडी क्या होती है। क्या बात कर लेते हैं? रिजिड बॉडी और डिफॉर्म बॉडी की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिजिड बॉडी की और डिफॉर्म बॉडी की। अगला क्या है? डिफॉर्म्ड बॉडी। ठीक है, सपोज अगर कोई बॉडी लेते हैं हम, एक बॉडी ली मैंने ए और बी, यानी कि कोई बॉडी आपकी, ठीक है, यहां भी मैंने एक बॉडी ली। ठीक, यदि इस बॉडी में हम दो बिंदु लें, कोई ये दो बिंदु लें और फोर्स लगाएं इस बॉडी पे, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया P, ये बॉडी हो गई आपकी ABCD। ठीक है, ये दो बिंदु के बीच की दूरी मैंने मानी D। फोर्स लगाने के बाद व्हाट विल हैपन
if it is a rigid body then it will displace from its initial position to another position, ठीक है, कुछ दूरी तय करेगी, डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से दूसरी जगह, सपोज अब ये जगह आ गई इधर, but the distance between these two particles remain same. The distance between these two particles does not change or remain same. यदि इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी समान रहती है और इस बॉडी का शेप और साइज अपरिवर्तित रहता है तो ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। तो इस बॉडी का शेप और साइज वही रहा, ठीक है, बॉडी का शेप और साइज वही रहा, अपरिवर्तित रहा है, इसलिए ये बॉडी क्या हो गई आपकी? रिजिड बॉडी। सपोज यही कोई बॉडी हुई, सेम मैंने डिस्टेंस ली डी, ये बॉडी हुई आपकी ए बी सी डी। अब मैंने इस पर लगाया फोर्स पी। पी फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि यदि इस बॉडी की डायमेंशन चेंज हो जाए, इस बॉडी क्या हो जाए? डायमेंशन, शेप एंड साइज क्या हो जाए? चेंज। शेप एंड साइज गॉट चेंज्ड। अब देखो इसकी शेप और साइज चेंज हो गई एंड इसकी दोनों बीच की दूरी भी बदल गई, ठीक है। तो इसको मान लिया मैंने D1, ये हो गया आपका A डैश B डैश C डैश एंड D डैश, ठीक है। वह वस्तु जिस पर बल लगाने पर उनके बीच की दूरी परिवर्तित हो जाए तथा उसके साइज और शेप में भी परिवर्तन हो जाए तो बॉडी कैसी कहलाएगी? डिफॉर्म्ड बॉडी। इतनी बात समझ में आई? लिख लेते हैं इस चीज को, क्या बोला है मैंने? ए बॉडी इज सेड टू बी डिस्प्लेस्ड if the distance between its two particles remain same, size and shape also not changed, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे आप लोग? देखो इसमें क्या लिखोगे आप लोग? ए बॉडी इज said to be deformed, a body is said to be, तो मैं जब बोलता रहा करूं आप लोग तब भी लिखते रहा करो, a body is said to be deformed if the distance between its two particles, if the distance between two particles change and also changed in its shape and size, क्या हो जाए? इसकी शेप और साइज में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी रिजिड बॉडी और ये क्या होगी आपकी डिफॉर्म्ड बॉडी, ठीक है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लिख लो अगला टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि यदि एक प्लेन में कोई बॉडी है, यदि कोई एक रिजिड बॉडी है, एक बॉडी रखी हुई है और उस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कोई एक बॉडी है और इस पर कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज यहां पे मैंने एक पॉइंट माना, इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स P, ठीक है। यदि इस बॉडी पे मैं एक सिस्टम ऑफ फोर्स लगाता हूं एंड दैट इज इन इक्विलिब्रियम, क्या लगाता हूं उसी बॉडी पे? एक सेट ऑफ फोर्स, और वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब सेट ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होगा? when two forces are equal in magnitude and opposite in direction and their line of action is same, ठीक है। इक्विलिब्रियम में कब होंगे दो बल? जब उनका परिमाण बराबर होगा, वो एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे होंगे और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही बिंदु से पास हो रही होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अगर मैंने F1 और F2 एक सिस्टम ऑफ फोर्स लगाया इस वस्तु पे, ठीक है, इस पिंड पे या इस बॉडी पे, तो इसका जो प्रभाव है, इस सिस्टम ऑफ फोर्स का प्रभाव है, वो अनअल्टर्ड रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, और यू कैन से डज नॉट इफेक्ट द पोजीशन ऑफ इट्स बॉडी। कहने का तात्पर्य है, आई वांट टू से दैट इफ अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी and if we apply a system of force that is in equilibrium, then its effect does not alter the position of the body, है ना। इस बॉडी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या है। लिखिए, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन अ बॉडी remains unaltered if we add or subtract any system of force which is in equilibrium। ठीक है, कितनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई? क्या है कि the effect of a force on a body remains unaltered if we add or subtract any system of force which is in equilibrium। ओके, तो इसका एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसका? the application of its is parallel transfer of force। जब हमें पैरेलल ट्रांसफर करना होता है ना फोर्स का, तब इसका उपयोग होता है। कैसे? देखते हैं। बहुत यूज होता है इसका जब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में काम करते हैं। इस चीज का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। देखिए कैसे यूज हो रहा है। सपोज एक बॉडी ली मैंने, ठीक है, इस पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि इस बॉडी पे एक मैंने सिस्टम ऑफ फोर्स लगाया, P है, तो मैंने अब लगाया क्या? F1 एंड F2।
F1 एंड F2 लगाया, तो अभी भी जो इस P फोर्स का इफेक्ट होगा इस बॉडी पे, वो अभी भी उतना ही वही इफेक्ट है, अभी उसका कोई इफेक्ट अल्टर्ड नहीं हुआ, कोई परिवर्तित नहीं हुआ, क्योंकि F1 F2 आपके क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दो समान परिमाण के समान और विपरीत दिशा में बल लगा दिए मैंने। अब देखो ये P और F1 क्या करेंगे, ट्राई टू रोटेट इट, ट्राई टू रोटेट दैट बॉडी, यानी कि इसका क्या होगा, रोटेशनल इफेक्ट मिलेगा। क्या देगा ये, रोटेशनल इफेक्ट देगा, P और F1 देगा कि नहीं देगा, तो P और F1 क्या देगा आपका, रोटेशनल इफेक्ट, मैंने मान लिया रोटेशनल इफेक्ट M हुआ। ठीक है, और ये फोर्स क्या एक्ट कर रहा है आपका, F2। ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, क्या एप्लीकेशन हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है, तो इसको आप बनाइए, फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाता हूं। ठीक है दोस्तों, लिखिए आप लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं मूवमेंट की। किसकी बात करेंगे, मूवमेंट की। ठीक है, तो मूवमेंट को जानने से पहले आपको एक बात पता होगी, अच्छा जैसे आप लोगों को लगता है घरों के दरवाजे देखे, ठीक है, जैसे घरों के दरवाजे हो गए आपके, ठीक है, ऐसा कुछ गेट लगा होता है ना, और यहां से हम यहाँ पे इसका कुछ हिंज होता है, हिंज जॉइंट होता है ना। हिंज जॉइंट मतलब क्या हो, एक तरफ आपका हुआ, एक तरफ मतलब पकड़ा हुआ, और दूसरी तरफ से आप इजीली इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हिंज जॉइंट होता है ना। जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो क्या होता है, इसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है, घूमता है ना ऐसे आगे पीछे, आगे पीछे घूमता है ना, तो उसमें क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, तो फोर्स लगाया आपने कुछ ऐसे, अरे फोर्स ऐसे तो लगाया, ठीक है, बट ये सपोज ये फोर्स लगाया F, ओके, लेकिन अगर इसका हमें रोटेशनल इफेक्ट देखना है तो किस डिस्टेंस के अबाउट लगाया मैंने, R डिस्टेंस के अबाउट। किसके अबाउट, R डिस्टेंस के अबाउट। यानी कि अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं ऐसे फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा ऐसे कुछ यूं, और ये क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। बात समझ में आई, ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, फोर्स। फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसमें हम ऐसे। ठीक है, सपोज अगर पाइप रेंच मशीन देखते हो आप लोग, पाइप रेंच मशीन देखते हो, जैसे पाइप कसते हैं, है ना, तो पाइप रेंच मशीन क्या होता है, जैसे ये सपोज पाइप है ना, तो रेंच मशीन कसते हैं, कैसे कसते हो आप लोग, यूं ऐसे। ठीक है, तो फोर्स लगाते हो, फोर्स ऐसे, और ये क्या होती है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मूवमेंट आपको क्या देता है, आपका एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है आपका, रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ऐसे लिखा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू इट्स ओरिजिन। ठीक है, मतलब मोमेंट अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत, मूवमेंट की यूनिट क्या होती है आपकी, फोर्स की यूनिट क्या हुई, न्यूटन, और डी की यूनिट क्या हुई, मीटर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन की यूनिट क्या होती है, MLT -2। अरे पढ़ चुके हो ना ये तो, अरे भाई देखिए, ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम की यूनिट M, मीटर की यूनिट मतलब L लिखते हैं मीटर को लेंथ से, और सेकंड का स्क्वायर MLT -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फोर्स का, और ये मीटर को क्या लिखते हैं हम L, तो इसलिए इसकी बेमा क्या हो जाएगी, ML2 T -2। ये हो गया आपका मूवमेंट की यूनिट, मूवमेंट की बेमा, और मूवमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन
मीटर। ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर वहां क्यों फिनिश किया, क्योंकि हम लोग सबका अलग अलग निकालते हो जाएंगे, फिर आखिरी में सबको समराइज कर देंगे एक साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको मूवमेंट के बारे में? ओके, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका वैरिग्नॉन थ्योरम। क्या है आपका? वैरिग्नॉन थ्योरम, या जिसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं? वैरिग्नॉन थ्योरम अथवा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। वैरिग्नॉन एक साइंटिस्ट है, वैरिग्नॉन थ्योरम अथवा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, वैरिग्नॉन थ्योरम कहता है कि यदि एक प्लेन में आपके कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, एक प्लेन में आपके कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बट देखो मूवमेंट क्या होता है, हमें एक फोर्स चाहिए होता है और एक हमें मूवमेंट आर्म चाहिए होती है। मूवमेंट आर्म दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन, है ना। अब अगर एक प्लेन में कई सारे फोर्स लग रहे हैं एंड दे आर कॉन करंट, क्या कंडीशन लगे हैं? कॉन करंट, एक प्लेन लग रहे हैं, यानी कि कोप्लेनर। ठीक है, अगर किसी एक कोप्लेनर फोर्स और कॉन्करेंट फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो हमें उनकी नंबर ऑफ मूवमेंट आर्म नहीं पता होती, यानी मूवमेंट आर्म नहीं पता होती पर्टिकुलर हर किसी चीज की। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो फोर्स लग रहे हैं ना कई सारे, उनका रिजल्टेंट अगर हम निकालते हैं, जैसे सपोज ये आपका कोई प्लेन है, इस प्लेन में सपोज ये कोई फोर्स लग रहे हैं आपके F1, F2, F3, ठीक है। तब इन फोर्स का मूवमेंट, इन फोर्स का रिजल्टेंट मान लेना नहीं R हुआ, ठीक। इस फोर्स का रिजल्टेंट इस मूवमेंट आर्म के, यानी कि इस फोर्स का मूवमेंट, इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट इन सब फोर्सों के मूवमेंट के समेशन के बराबर होगा। इस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट इन सब फोर्स के समेशन ऑफ मूवमेंट के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर R इसका मूवमेंट और निकालें, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन R इंटू डी, इसको डी नाम देते हैं क्योंकि R वहां पे भी लिख रखा है हमने, R इंटू डी इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए वैरिग्नॉन थ्योरम का यूज कहां होता है कि जब कोप्लेनर फोर्सेस होता है ना, और हमको मोमेंट आर्म नहीं पता होती है। ठीक है, मोमेंट आर्म नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबकी नहीं पता होती है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उन कोप्लेनर फोर्स का ऑर्थोगोनल कंपोनेंट निकाल लेते हैं हम लोग, और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट से हम उसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, और उस रिजल्टेंट फोर्स की उस मूवमेंट, इस मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो इफेक्ट हमें यहां से मिल रहा होता है, वही इफेक्ट हमें रिजल्टेंट फोर्स से मिल रहा होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, है ना। आप लोग भी लिख लीजिए मेरे साथ साथ। स्टेटमेंट क्या है इसका? मूवमेंट अबाउट a given point of the resultant of several, मतलब कई सारे, several concurrent, ये लाइन याद रखना, कॉन्करेंट की, कॉन्करेंट फोर्सेस इज इक्वल टू द सम ऑफ
मूवमेंट ऑफ individual forces about the same point। ठीक है, यहां तक किसी कोई परेशानी नहीं। क्या बताया मैंने, एक चीज याद कर लेंगे कि मूवमेंट अगर डायगोनल थ्योरम बता दिए कॉन्स्टेंट फोर्सेस के लिए और कोप्लेनर फोर्सेस के लिए हम लोग इसका एप्लीकेशन है। मूवमेंट अबाउट ए गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ, मूवमेंट ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ, गिवन पॉइंट ओ मान लिया मैंने, लिख दिया गिवन पॉइंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सेवरल कॉन्स्टेंट फोर्सेस। मूवमेंट रिजल्टेंट फोर्स का क्या हुआ, r into d, if r into d is equal to the sum of moment of individual forces, sum of moment of individual forces, एक इंडिविजुअल फोर्स का मूवमेंट दूसरे इंडिविजुअल का, तीसरे इंडिविजुअल फोर्स का मूवमेंट अबाउट द सेम पॉइंट, अबाउट द सेम पॉइंट ओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो आज यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो रही है। तो प्लीज बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और अगर जो लोग ये पहली क्लास देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, और लेडी मैकेनिक्स की 4-5 क्लास हो चुकी है तो आप उनको पहले देखिए, फिर यहाँ तक आइए। ठीक है, बाकी आप लोग को जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज बार बार सिविल और इलेक्ट्रिक की क्लास के लिए मेंशन मत कीजिए। हमारी टेक्निकल टीम उस चीज के लिए काम कर रही है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से इलेक्ट्रिकल और सिविल की क्लास थोड़ी सी डिले हो रही थी। बाकी अब से इलेक्ट्रिकल और सिविल की क्लास रेगुलर आपको रहेगी, एंड कोशिश जल्दी रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की भी क्लास आपके पास तक पहुंच जाए, क्योंकि फैकल्टी भी अनअवेलेबल है, थोड़ा सा उनको टाइम की प्रॉब्लम आ रही है। तो जल्दी से जल्दी हम आपके साथ इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अभी परेशान मत होइए आप लोग, जब तक CBT 1 आप लोग तैयारी कीजिए। CBT 1 पढ़ा रहे हैं सभी लोग, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग CBT 1 की पहले तैयारी कीजिए, देन CBT 2 पे आइए। ठीक है, तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। और जो लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिए, एंड अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।